ट्रांसलेशन करता हूं तो इसका मतलब निकलता है आवाज। सीधी सी बात करो सर, सीधी बात, नो बकवास। आवाज इसका मतलब निकलता है। लेकिन ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में जो हम वॉइस पढ़ते हैं उसका मतलब आवाज कुछ नहीं है। आवाज से कोई लेना देना नहीं है कि हल्की आवाज में बोलोगे तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगी, तेज आवाज में बोलोगे तो एक्टिव हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ और ही चीज है। ये क्या है फिर सर, ये वॉइस क्या है, आप हमें बताओ ना फिर। वॉइस का मतलब है बोलने का तरीका। क्या है? बोलने का तरीका। हम जो भी बातें इंग्लिश में करते हैं या हिंदी में करते हैं वो एक ही तरह से नहीं की जा सकती, उनका एक और तरीका हो सकता है। सोच के देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको पढ़ाता हूं तो इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं, आपको पढ़ाया जाता है मेरे जरिए या मेरे द्वारा, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। या फिर मैं आपसे कहूं मैं आपको कल शाम की पार्टी में इनवाइट करता हूं, क्या इसको किसी और तरीके से बोला जा सकता है? सोचो सोचो, जितना सोच सकते हो सोचो। सिर्फ एक ही तरीका निकल के आएगा, वो क्या होगा? इसका एक और तरीका ये निकल के आएगा कि आपको इनवाइट किया जाता है कल शाम की पार्टी में, ऐसे तो होगा। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि मम्मी खाना पका रही हैं, इसका कोई और तरीका हो सकता है बताने का? ऐसा कोई तरीका जिसमें बात का मतलब ना बदले, मतलब वही रहे, सेंस ना चेंज हो, लेकिन तरीका बदल जाए। हाँ, एक और तरीका हो सकता है इसका कि मम्मी खाना पका रही हैं, इसको बोल सकते हैं खाना पकाया जा रहा है मम्मी के द्वारा। ऐसे भी तो बोला जा सकता है कि नहीं? क्या मानते हो इस बात को? सारी छोड़ो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू। ये सेंटेंस हमने हजारों बार देखा, पढ़ा, सुना, बोला है ना? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं अपने सभी बच्चों से, सभी स्टूडेंट से बहुत प्यार करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस बात को मैं किसी और तरीके से भी बोल सकता हूं कि बात का मतलब ना बदले, सेंस यही रहे। हां, बोला जा सकता है आपको प्यार किया जाता है मेरे जरिए, मेरे द्वारा। क्या बात का मतलब बदल गया? नहीं, प्यार तो आपको ही किया जा रहा है ना? कर भी मैं ही रहा हूं, मिल भी आपको ही प्यार रहा है, कुछ बदला नहीं है। तो बदला क्या? अरे यही तो मजेदार चीज है। बदला सिर्फ ये कि जितने भी हमने अभी तक वॉइस से पहले हमने जो टेंसेस के रूल सीखे, हमने सेंटेंसेस बनाए, ट्रांसलेशन करी, उसमें हमने क्या किया? हम उसमें क्या करते थे? हम उसमें छोटा सा काम करते थे। हम उसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट रख देते थे। काम का जो करने वाला होता था उसको सबसे पहले रखते थे, उसके बाद वर्ब आ जाती थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता था। यही तो करते थे ना? यही मैंने आपको सिखाया भी है पिछली वीडियोस के अंदर। जो पूरा ग्रामर का कोर्स हमारा चलता हुआ आया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अगर पूरा कोर्स नहीं देखा है, ये उसकी तकरीबन 8वीं वीडियो होगी, तो वो देख लेना आराम से, पहले ही समझ लो। तो हम अभी तक क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट को सबसे पहले रख देते थे, यही करते थे, फिर वर्ब आ जाती थी और ऑब्जेक्ट आ जाता था, है ना? लेकिन अब हमने क्या किया, हमने जो दूसरा तरीका निकाला ना बात को कहने का, उसमें हमने क्या करना शुरू किया कि हमने ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया। क्या करा हमने? ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया और फिर वर्ब रखी और फिर सब्जेक्ट रख दिया। हमने बस यहां ये चेंज किया, यही तो किया। पहले था आई लव यू, अभी जो मैंने आपको सेंटेंस बोल के दिखाया, अब क्या कर दिया? यू आर लव्ड, ऐसे सेंटेंस बना दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी कि सेकंड लगेगी, वो क्या, वो तो बात की बात है। मोटा मोटा समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो फिर वॉइस का मतलब क्या निकला मेरे प्यारे बच्चों? मोटा मोटा समझो। वॉइस का मतलब यह है कि बात को कहने का एक दूसरा तरीका। एक पहला तरीका जो नॉर्मली है, जिसमें सब्जेक्ट पहले रखते हैं, दूसरे तरीके में हम ऑब्जेक्ट को पहले रख देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे इसके रूल्स बनेंगे, क्या क्या होगा, वो सारी बातें अभी हम आराम से सीख लेते हैं। अभी के अभी इतना अगर आपको समझ में आ पा रहा है तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो, यस इतना समझ में आया, ताकि मैं पूरे जोश के साथ फिर इसका पूरा खुलासा करूं, पोस्टमार्टम करूं। और आज के बाद ना, वॉइस का ये वीडियो देखने के बाद आप चाह के भी ना इसको भूल नहीं पाओगे। आप चाहोगे भी ना कि मैं वॉइस भूल जाऊं, इसके सेंटेंस बनाना भूल जाऊं, नहीं भूल पाओगे। ये नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि मैं सारी चीजें इतनी डेप्थ में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कंपैटिटिव एग्जाम में, आपके स्कूल एग्जाम में, स्पोकन के अंदर, हर जगह जहां भी वॉइस आएगी आपके दिमाग की घंटी जरूर बजेगी। तो भाई, किसी भी सेंटेंस को कहने के दो तरीके क्या वाकई हो सकते हैं? आओ पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि नॉर्मल टेंसेस के रूल्स बना के सेंटेंसेस
बनाए गए हैं जिनमें टेंस के रूल लगे हुए हैं, आओ उनको बना लेते हैं। तुमने मेरी कार चुराई, इसकी इंग्लिश क्या बन गई भाई? यू स्टोल माई कार। सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, उसके बाद वर्ब रखी और ऑब्जेक्ट रख दिया। टेंस जो भी टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट था, वो लगा दिया उसका रूल, है ना? ऐसा किया। क्या इसको मैं बदल सकता हूं? क्या इसमें मैं कुछ चेंज करके ऐसा कह सकता हूं जिसमें सेंटेंस का मतलब ना बदले? हाँ, कह सकता हूं। कैसे? तुमने मेरी कार चुराई, है ना? मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं, मेरी कार को चुराया गया। हाँ, तब भी तो गाड़ी ही चुरी है, कार मेरी ही चुरी है, कोई बदली बात थोड़ी है। नहीं, बात तो नहीं बदली। ऐसे देखते हैं, मैंने केक बनाया। मैंने एक केक बनाया, तो काम करने वाला कौन था? मैं था। केक बनाया, इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि एक केक बनाया गया, ये भी तो बोल सकते हैं। हाँ जी, बोल सकते हैं। उसने एक घर बनाया, एक घर बनाया गया। तुमने एक बुक पढ़ी, एक बुक पढ़ी गई। ऐसे ही वो एक ऐसे लिखता है, इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, लास्ट में लगा सकते हैं कि उसके द्वारा, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, है ना? वो तो बाद में लगा ही सकते हैं। लेकिन अभी इतनी बात तो मोटी मोटी समझ में आ रही है ना कि सेंटेंस को एक दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। आज वो देखते हैं, वॉचमैन ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला गया वॉचमैन के द्वारा। ऐसे भी तो बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या कोई तीसरा भी तरीका हो सकता है? नहीं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, इसका कोई तीसरा तरीका निकल ही नहीं सकता। ऐसा कोई तरीका जिसमें हम यही सेंटेंस कहना चाहें लेकिन उसका मीनिंग ना बदले, ऐसा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो इतना तो हमें समझ में आया कि इंग्लिश के अंदर जितने भी हम इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलते हैं, बनाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनको बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट तरीका जिसमें हम सब्जेक्ट, बिल्कुल सब्जेक्ट सबसे पहले रखते हैं जो काम को करने वाला होता है, और एक दूसरा तरीका होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को पहले रख देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं वो समझ लेते हैं। आओ देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। भाई हम अब तक क्या करते हुए आ रहे थे? हम अब तक क्या करते हुए आ रहे थे मेरे प्यारे बच्चों? हम ये कर रहे थे कि हम कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रख रहे थे, वर्ब रख रहे थे और ऑब्जेक्ट रख रहे थे। लेकिन हमने नोटिस किया कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, और जो जुबान होती है, जो भाषा होती है ना, उसको कहने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो उसमें एक तरीका यह भी था कि एक बात को एक दूसरे अंदाज में भी कहा जा सकता है। तो उस दूसरे अंदाज को भी हमें बनाना था, उसका भी हमें एक रूल बनाना था। अब अगर किसी ने आपके सामने ऐसे बोल दिया कि मुझे बुलाया जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है। अब यह सेंटेंस किसी ने आपके सामने बोल दिया और कहा कि इंग्लिश में बोलो इसको। अब आप इसको बनाओगे कैसे? निम्डा डोजरस टेल मी। आप ऐसे बोलोगे कि आई एम इनवाइटिंग हिम, ऐसे बोलोगे? नहीं, इसका तो मतलब कुछ और निकल रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है। तो यहां हमारे पास कोई रूल नहीं था, जबकि इसमें टेंस का रूल भी लग रहा है, टेंस भी तो है ना, काम भी हो रहा है, सब कुछ है। इसमें सिर्फ चेंज इतना था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था ना, जिसके ऊपर काम का असर। नमस्कार। पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य, नाम सुनते ही स्कूल के ग्रामर के नियम याद आ जाते हैं, है ना? थोड़े बोरिंग से। लेकिन सोचिए, अगर ये कोई बोरिंग नियम नहीं बल्कि एक सुपर पावर हो, एक ऐसी ताकत जिससे किसी भी सेंटेंस का पूरा फोकस ही बदल दिया जाए, उसे और भी ज्यादा दमदार बना दिया जाए। कैसे फोकस जादू की तरह काम करने वाले से हटकर सीधा काम पर चला गया, यानी पत्र पर। बस यही तो है पैसिव वॉइस का असली कमाल। तो ये तो समझ आ गया कि पैसिव वॉइस करता क्या है, कैसे फोकस। तो चलिए आज इसी सुपर पावर को अनलॉक करने के इस सफर पर निकलते हैं। अच्छा, जरा स्क्रीन पर इन दो सेंटेंस को देखिए। एक तरफ लिखा है शी राइट्स अ लेटर, मतलब वह एक पत्र लिखती है। यहां सारा का सारा ध्यान शी पर है, मतलब काम करने वाले पर। अब दूसरी तरफ देखिए, अ लेटर इज रिटन, यानी एक पत्र लिखा जाता है। ध्यान दिया कैसे फोकस जादू की तरह काम करने वाले से हटकर सीधा काम पर चला गया, यानी पत्र पर। बस यही तो है पैसिव वॉइस का असली कमाल। तो ये तो समझ आ गया कि पैसिव वॉइस करता क्या है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसे बनाते कैसे हैं? वेल, घबराने की कोई बात नहीं। इसके लिए हमारे पास है एक मास्टर की। जी हाँ, एक ऐसा 4 स्टेप का फॉर्मूला जो प्रेजेंट टेंस के किसी भी पैसिव सेंटेंस का ताला खोल देगा। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसे याद रखना बेहद आसान है। तो ये रही हमारी मास्टर की, बस 4 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानिए।
स्टेप 2, जो ऑब्जेक्ट है उसे हीरो बनाइए और सेंटेंस का नया सब्जेक्ट बना दीजिए। स्टेप 3, टेंस के हिसाब से बी वर्ब की सही फॉर्म यानी इज, एम या आर लगाइए और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वो जोड़ दीजिए। और चौथा और आखिरी स्टेप, जो वैसे ऑप्शनल है, बाय लगाकर ओरिजिनल सब्जेक्ट को सेंटेंस के आखिर में रख दीजिए। चलिए अब इस फॉर्मूले को एक्शन में देखते हैं। हमारा सेंटेंस है शी राइट्स अ लेटर। यहाँ शी हुआ सब्जेक्ट, राइट्स हुआ वर्ब और अ लेटर है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टेप 2 के हिसाब से अ लेटर आगे आ गया और बन गया नया सब्जेक्ट। स्टेप 3 में हमने लगाया इज और राइट का पास्ट पार्टिसिपल यानी रिटन और बस आखिर में बाय हर जोड़ दिया। बन गया हमारा सेंटेंस अ लेटर इज रिटन बाय हर। है ना, एकदम आसान। ठीक है, तो मास्टर की तो अब हमारे पास है, तो अब वक्त है लेवल 1 पर जाने का। चलिए इस चाबी का इस्तेमाल सबसे कॉमन प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल पर करके देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला तो सबसे ज्यादा सीधा है। पैसिव में क्या करना है, बस नए सब्जेक्ट के साथ इज, एम या आर लगाना है और उसके फौरन बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। इतना ही। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ इज आता है, आई के साथ एम और यू, वी, दे या प्लूरल नाउन्स के साथ आर का इस्तेमाल होता है। इस उदाहरण को देखते हैं। दे मेक द केक। यहाँ द केक हमारा नया सब्जेक्ट है। अब द केक सिंगुलर है इसलिए हमने लगाया इज, फिर मेक का पास्ट पार्टिसिपल मेड जोड़ा और बस सेंटेंस तैयार, द केक इज मेड बाय देम। एकदम परफेक्ट। और सोचिए अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो? अरे वो तो और भी आसान है। कुछ नहीं करना, बस इज या आर के ठीक बाद नॉट लगा देना है। जैसे शी डज नॉट लाइक द मूवी, बड़ी आसानी से बन जाएगा द मूवी इज नॉट लाइक्ड बाय हर। देखिए कोई झंझट ही नहीं है। अच्छा, एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखना है। पैसिव वॉइस में कभी भी भूल कर भी डू या डज का इस्तेमाल नहीं होता, कभी नहीं। इनकी जगह हमेशा इज या आर ही आते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, लेकिन अब ये गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, लेवल 1 तो पार हो गया। अब समय है अपनी स्किल्स को अगले लेवल पर ले जाने का। चलिए देखते हैं कि हमारी यही मास्टर की का लॉजिक थोड़े और कॉम्प्लेक्स टेंसेस जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पर कैसे काम करता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नमस्कार, पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य, नाम सुनते ही स्कूल के ग्रामर के नियम याद आ जाते हैं, है ना? थोड़े बोरिंग से। लेकिन सोचिए अगर ये कोई बोरिंग जादू की तरह काम करने वाले से हट। सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसे याद रख। ये तो समझ आ गया कि पैसिव वॉइस करता क्या है, लेकिन अब सवाल ये है कि इसे बन के इस सफर पर निकलते हैं। कैसे फोकस जादू की तरह। ये तो समझ आ गया कि पैसिव वॉइस कर। इसे याद रखना में हमने लगाया इज और सेंटेंस तैयार, द केक इज मेड। अच्छा, एक गोल्डन रूल है इस ले जाने का। चलिए देखते हैं कि हमारी यही मास्टर की का लॉजिक थोड़े और कॉम्प्लेक्स टेंसेस जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पर कैसे काम करता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक छोटा सा मजेदार ट्विस्ट है। यहाँ फॉर्मूले में इज या आर के बाद एक नया शब्द एंट्री लेता है और वो